हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट्स विथ मी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता होगा, तो चलिए आज हम इस टॉपिक को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालें या सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन, या हड़प्पा सभ्यता के खोज एवं उसकी विरासत का वर्णन करें, या हड़प्पा सभ्यता पर विस्तृत विवरण दें, या हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं के समान सभ्यता है का वर्णन करें। हर साल के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को हर तरह से पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर एक ही तरह से होगा। तो आइए देखते हैं। तो शुरू में जैसा कि जानते हैं आप सभी कि पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, परिचय। तो परिचय में हम लोग लिखते हैं कि सिंधु सभ्यता का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, क्योंकि इस सभ्यता की खोज से पहले मौर्य काल से भी पहले की पुरातात्विक सामग्री के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। तो इसमें मार्शल ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में 80 वर्ष पूर्व तक सिंधु सभ्यता के विषय में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। यह सभ्यता अतीत के खंडरों में छुपी हुई थी। 1921 में इस सभ्यता की खोज होना शुरू। सिंधु सभ्यता के अवशेष ज़्यादातर सिंधु नदी के घाटी में हैं, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। 1921 में राय बहादुर साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले खोज की थी। उसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था, जो हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूरी पर मोहनजोदड़ो अवस्थित है, उसी नगर की खोज की थी। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में, जो वर्तमान में कराची से 300 मील उत्तर में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, या फिर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर मृतकों का टीला होगा। अब जबकि इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी की घाटी से दूर गंगा यमुना के दोआब और नर्मदा ताप्ती की मुहानों तक प्राप्त है। इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता उचित प्रतीत नहीं होता। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, पर अभी तक सिंधु सभ्यता नाम से ही ज़्यादा प्रचलित है। हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित बिंदु द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो फिर हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्खनन से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता फ्रांस, मेसोपोटामिया, फारस, मिस्र सभ्यताओं से भी ज़्यादा बहुत बड़े क्षेत्रों में विस्तृत थी। इस सभ्यता के निवासियों ने ज़्यादातर ऐसे स्थानों को चुना जहां जलवायु गेहूं उपजाने के लिए उपयुक्त थी। इस सभ्यता के निवासियों के पास लगभग 1300 किलोमीटर का समुद्र तट था, जिससे उन्हें समुद्री व्यापार पर सुविधा भी उपलब्ध थी। तो सिंधु सभ्यता के नगरों की खोज अलग अलग ईस्वी में हुई है। जैसे सुत्क-गेंडोर की खोज 1927 ईस्वी में हुई, तो सुत्काको की 1926 में आदि। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो सिंधु सभ्यता के निवासी के बारे में जानेंगे कि वे लोग कैसे थे, क्या करते थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता एवं निवासी कौन थे, यह एक अत्यंत विवादास्पद विषय है। सिंधु सभ्यता के निवासी भारतीय थे या विदेशी, यह निर्धारित करना बहुत ही कठिन कार्य है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त कंकालों से आर्य, आग्नेय, भूमध्य सागरीय, द्रविड़ एवं किरात किसी भी यहाँ का बसना प्रमाणित हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो लिखित साक्ष्यों के अभाव में सामाजिक जीवन के बारे में जानना अत्यधिक दुष्कारी कार्य है, लेकिन अब बहुत से क्योंकि खोज हो चुके हैं, तो अब उनके बारे में बहुत सी चीज़ें पता चली है। जैसा कि डॉक्टर पुसालकर का मानना है कि उसे उस समय की सामाजिक स्थिति अत्यंत अच्छी रही होगी, क्योंकि उस समय समाज की स्थिति निम्न वर्ग थी। और उनके सामाजिक संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के स्रोतों से पता चलता है कि समाज वर्ग में विभाजित था। ये 4 वर्गों में विभाजित था: विद्वान, योद्धा, व्यवसायी, श्रमजीवी। वहाँ के लोग, सिंधु घाटी के लोग कैसा भोजन करते थे, उनमें उनका मुख्य आहार गेहूँ, जौ, चावल, मटर, दूध, सब्जियाँ, फलों के अतिरिक्त गाय, भेड़, मछली, कछुए, मुर्गे आदि जंतुओं के मांस का भी वे लोग सेवन करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के अब वेशभूषा की बात करें, वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे और कैसे आभूषण पहनते थे, तो उसमें कोई हमारे पास उनके कपड़े की खोज तो नहीं हुई है, उत्खनन में हमें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें मूर्तियों पर आश्रित होना पड़ता है।
यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों में आभूषण का काफ़ी शौक था। वे लोग अंगूठियाँ, कड़े, कंगन, कंठार, कुंडल आदि स्त्री व पुरुष दोनों ही वो धारण करते थे यानी पहनते थे। इसके अलावा स्त्रियां, इनके बारे में कहा जाता है कि स्त्रियां काजल का भी उपयोग करती थी, वे लाली यानी लिपस्टिक का भी यूज़ करती थी। तो इसके अलावा वे लोग सामग्री, मनोरंजन, औषधियाँ एवं गृहस्थी के उपकरण के बारे में भी हमें साक्ष्य मिले हैं। और जो हमें नहीं मिल पाते उसके लिए हमें मूर्तियों पर, उस समय की मूर्तियों पर आश्रित होना पड़ता है। तो हम लोग अब आर्थिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे लोग गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल तथा संभवतः चावल एवं अनेक फल उगाया करते थे। सभ्यता के फिर आर्थिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पशुपालन, कृषि के बाद उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वे लोग भेड़ बकरी पालते थे। फिर उसके बाद कपड़ा बुनना, वे लोग कपड़े बुन के विश्व के सूत काटने तथा कपड़े बुनने वाले प्रथम लोग थे। ये सूती तथा गर्म दोनों प्रकार के कपड़े तैयार करते थे। फिर उसके बाद उनके आर्थिक जीवन में उद्योग का बहुत महत्व था। सिंधु निवासी शिल्प कला में अत्यंत दक्ष थे। मिट्टी के आकर्षण बर्तन, मूर्तियाँ, खिलौने आदि बनाते थे। फिर उनका आता है आर्थिक जीवन में व्यापार। सिंधु निवासियों के विदेशों से भी व्यापारिक संबंध थे। यह थल एवं जल दोनों ही प्रकार से व्यापार करते थे। सिंधु निवासी सोना, चांदी, सीसा, तांबा आदि का संभवतः व्यापार करते थे। इसमें इसके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि तांबे का व्यापार वो लोग कहाँ से करते थे, तो राजस्थान खेतड़ी नाम के जगह से वो लोग तांबे का व्यापार करते थे। तो आइए दोस्तों, अब हम सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बात करें। तो सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानने के लिए भी हमें पुरातात्विक स्रोतों का ही सहारा लेना पड़ता है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, जिनका रूप माता, अम्बा, काली एवं कराली आदि के नामों से जाना जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी के साथ साथ शिव पूजा भी क्या करते थे, जिनका साक्ष्य शिवलिंग, मिट्टी तथा सैव शिव के बने हुए थे। ये लोग योनि पूजा भी करते थे और सूर्य पूजा, वृक्ष की पूजा, वृक्षों में नीम, खजूर, शीशम, बबूल आदि वृक्षों की पूजा करते थे। और इसके अलावा मृतक संस्कार भी वे लोग करते थे, जो पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि दाह कर्म के रूप में था। पूर्ण समाधि में वे लोग पूरे शरीर को जला दिया करते थे। आंशिक समाधि में कभी वे लोग या तो दफना दिया करते थे या फिर जला दिया करते थे। ये सब होता है दोस्तों। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वे लोग उस समय की कला के बारे में जानने के लिए भी हमें खुदाई पर ही निर्भर होना पड़ता है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। तो हम लोग कला को देखें तो कला में वहाँ से मूर्तियाँ, बर्तन, मुहर, कलश, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं और बहुत विशाल भवन भी मिले हैं। भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, धातु कला, चित्रकला, संगीत एवं नृत्य कला, ताम्रपत्र निर्माण कला एवं मुहर निर्माण कला आदि से वे लोग अवगत थे। तो फ्रेंड्स, अब हमने बहुत से देख लिया। अब हमने अभी तक में परिचय देख लिया, सिंधु घाटी का परिचय में थोड़ा सा उसके बारे में बताया। उसके बाद विस्तार देखा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, फारस की सभ्यता से भी ज़्यादा विस्तृत है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जाना और फिर उनकी सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, उसके बाद कला को भी जाना कि वहाँ मूर्ति कला, ये वो कला के बारे में जाना। तो अब हम मूल्यांकन, इसको निष्कर्ष भी आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ही होता है दोनों। तो अब इसको हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता अत्यंत ही विशाल एवं समृद्ध सभ्यता थी। यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता उस समय की समृद्ध सभ्यता थी। पर सूर्य जब उगता है तो वह डूबता भी है, उसी तरह सिंधु सभ्यता का भी अंत हो गया। पर सिंधु सभ्यता के कई अनुमानों के साथ इसके अंत पर भी संशय बना हुआ है, जिस कारण इसके अंत पर कोई अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे जल, पलावन, भूकंप, संक्रमण रोग, आर्थिक विघटन, जलवायु परिवर्तन या फिर भारी आक्रमण को इसके अंत का कारण माना जाता है। तो हमने एक
निष्कर्ष छोटा सा बताया। उसके बाद हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अब हम कौन से टॉपिक के साथ वीडियो बनाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।